हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ना करने वाले हैं आपकी जो नई साइंस की एनसीईआरटी आई है, ठीक है, उसकी सॉफ्ट कॉपी लॉन्च हो गई है, तो उसका चैप्टर नंबर 1 हम करने वाले हैं, जो है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ठीक है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम जैसे करते आ रहे हैं अपना, हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे चैप्टर को और हम आपको सारा का सारा एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, अभी जो ये साइंस की एनसीईआरटी आई है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल नहीं है, सो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नहीं कराऊंगी। जब भी इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, इसकी एक्सरसाइज आएंगी, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और एनसीईआरटी साइंस के साथ साथ अभी आपकी फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और मैथ्स की भी रिलीज हो गई है। सो हिंदी, उर्दू, संस्कृत तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन हाँ, साइंस के साथ साथ मैं आपकी फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाऊंगी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 साइंस का। कल आपको मैं दूंगी फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1। सो साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 1 है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ठीक है, एक्सप्लोरेशन का मतलब पता है ना, बहुत सारी चीजों को ढूंढना, एक्सप्लोर करना। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, इस बच्चे के हाथ में क्या है, इस बच्चे के हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसके पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके हाथ में कंपास है। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्सप्लोरिंग। अब एक्सप्लोर करना है तो इसमें हम पूरी की पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे कि आखिर जो हम इस वाली अपनी 9th वाली सेकेंडरी क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है। अब देखो, यहां से हमारा चैप्टर जो है वो चालू होता है। चैप्टर क्या कहता है, इन द मिडिल स्टेज का मतलब 8th क्लास में, साइंस इन्वाइटेड यू टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली, टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू फाइंड आउट हाउ थिंग वर्क्स। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्लास 8th में जो आपकी बुक थी, उसने आपको क्या करा, उसने आपको बहुत क्यूरियस बनाया, उसने आपको मजबूर किया कि देखो, ऑब्जर्व करो वर्ल्ड को बहुत क्लोजली और क्वेश्चंस पूछो। क्या क्वेश्चन पूछो कि चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, 8th में आपको क्या बनाया, उसने क्यूरियस बनाया, आपको ऑब्जर्व करने को बोला, आपको क्वेश्चन पूछने को बोला कि पूछो कि भाई दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं। So in our journey, we discovered that science began with wonder and grew through careful experiments. तो अपनी जर्नी में हमने क्या देखा कि साइंस कैसे हुई, साइंस पैदा हुई वंडर से। ठीक है, जब हमें चीजों को देख के उत्सुकता हुई, तब हमने क्या करा, हमने केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स करे, और जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स हम करते गए, वैसे वैसे क्या होता गया, वैसे वैसे साइंस का डेवलपमेंट होता गया। वी कनेक्टेड आइडियाज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमने क्या करा, हमने दो किंगडम्स होते हैं ना, लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। हमने इनके आसपास जो भी हमारे आइडियाज थे उनको क्या करा, उनको कनेक्ट करते गए तो साइंस डेवलप होती गई। नाउ एज यू एंटर द सेकेंडरी स्टेज, अब जैसे ही आप 9th क्लास में एंटर करते हो, तो दिस जर्नी कंटिन्यूज बट विद एन एम्फेसिस ऑन डीप एक्सप्लोरेशन। अब ये जो जर्नी आपकी क्लास 8th में शुरू हुई है, वो क्लास 9th में भी कंटिन्यू होगी, लेकिन अब चेंजेस कहां पर आएंगे, अब आपको उसकी डीप में जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा, अब आपको चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो। साइंस वो नहीं है कि हम क्या जानते हैं, ठीक है, साइंस का मतलब ये नहीं है कि हमें क्या पता है, बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। बट क्या है उसका मतलब, उसका मतलब है कि हमें वो चीज कैसे पता है। हाउ ऑब्जर्वेशंस लेड टू मेजरमेंट्स, कैसे हमने कोई चीज ऑब्जर्व करी और कैसे उसको हमने मेजर किया। हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस यूजिंग सिंबल्स एंड इक्वेशन, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग इक्वेशंस का यूज करके। हाउ मॉडल्स आर बिल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, कैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को इजी वे में समझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। एंड हाउ आइडियाज आर ऑफन टेस्टेड, ऑफन रिवाइज्ड एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड, और कैसे हमारे माइंड में जो आइडियाज आते हैं हम उनको टेस्ट करते हैं, और जब टेस्ट में फेल हो जाते हैं हम उनको रिवाइज करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि वो बिल्कुल ही फेल हो जाता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन्हें डिस्कार्ड करना पड़ता है। ठीक है, इन अ सेकेंडरी स्टेज टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस एक्सप्लोरेशन, अब ये हमारी साइंस की टेक्स्ट बुक का नाम है एक्सप्लोरेशन। हम क्या देखेंगे, वी विल लुक मोर क्लोजली, थिंक मोर क्लोजली एंड फाइंड आउट हाउ साइंटिफिक आइडियाज हेल्प अस मेक सेंस ऑफ नेचर, टेक्नोलॉजी एंड आवर प्लेस विद इन देम। अब इस एक्सप्लोरेशन वाली टेक्स्ट बुक में हम देखेंगे नहीं, हम बहुत क्लोजली से इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे और हम इस चीज को सोचेंगे कि कैसे जो साइंटिफिक आइडियाज हैं वो हमें हेल्प करते हैं किस चीज में, ये समझने में कि नेचर क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, और हमारा जगह कहाँ पे है इस नेचर और टेक्नोलॉजी के बीच में। नाउ टू reflect the approach of this textbook,
द पेज नंबर्स हैव बीन थॉटफुली डिजाइन्ड एंड आर फ्रेम्ड बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड कंपास। अब ये लाइन ये कहती है कि ये जो आपकी बुक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या? बुक का टाइटल क्या है? इसका टाइटल है एक्सप्लोरेशन। तो उस चीज को, उसकी अप्रोच दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पेज नंबर्स को भी बहुत अच्छे से पेज किया। देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, अब आप देखना। ये है आपका पेज नंबर 2 और ये है पेज नंबर 3। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जहाँ पे पेज नंबर 2 लिखा हुआ है ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया गया है, और जहाँ पे ये पेज नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे क्या बनाया गया है? यहाँ पर बनाया गया है एक कंपास। ठीक है, तो यही चीज उस वाले पैराग्राफ में बताई गई है कि इस जो थीम है हमारी बुक की एक्सप्लोरेशन, उसको नजर रखते हुए ही हमने क्या करा, हमने जो पेज नंबर्स है उनको भी क्या करा है, एक को मैग्नीफाइंग ग्लास दिया है और एक को बनाया है हमने कंपास के बीच में। सो द मैग्नीफाइंग ग्लास सिंबलाइजेस केयरफुल ऑब्जर्वेशन। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या बताता है हमें? हमें कितना ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास से छोटी छोटी चीजें भी हम लोग देख पाते हैं ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, केयरफुल ऑब्जर्वेशन। नोटिसिंग पैटर्न्स एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड। हमें क्या करना है? हमें नोटिस करना है पैटर्न्स को, हमें बहुत अटेंशन पे करनी है उन चीजों पे, अदरवाइज जो चीजें हम क्या कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं। मतलब हम मैग्नीफाइंग ग्लास इज समथिंग, मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होता है, हम लोग बहुत माइन्यूट चीजें देख पाते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग चीजें मिस ना कर पाए। तो दैट इज द सिंबल कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। द कंपास रिमाइंड्स अस दैट एक्सप्लोरेशन ऑल्सो नीड्स डायरेक्शन, choosing appropriate models, asking right questions and knowing the limits where the our ideas apply। और कंपास का यूज हमने क्यों किया है? ये बताने के लिए कि भाई हमें जो एक्सप्लोर करना है ना, एक्सप्लोरेशन जो करना है, उसको हमें डायरेक्शन चाहिए। ऐसे ही हमें कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। हमें सब चीजें पता होनी चाहिए कि हमें अप्रोप्रिएट मॉडल चूज करना है, हमें सही क्वेश्चन पूछना है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो आइडियाज कहाँ अप्लाई हो रहे हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है। Together they tell us that exploration in science is not wandering aimlessly but trying to make sense of our world with care and purpose। और ये मैग्नीफाइंग ग्लास प्लस कंपास ये हमें क्या बताता है? टुगेदर ये क्या बताता है हमें? ये बताता है कि हमारी साइंस जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इधर उधर एमलेसली, मतलब बिना किसी एम के भटको, बल्कि हमें सेंस होना चाहिए कि कैसे हमारा जो वर्ल्ड है उसे केयर और पर्पस के साथ हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? अब चलते हैं अब अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। नाउ द वर्ल्ड इज अ कॉम्प्लेक्स एंड स्टडीइंग इट इन डिटेल, फुल डिटेल इज ऑफन इम्पॉसिबल। अब जो हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है, जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है, एवरीथिंग अराउंड अस, मतलब वर्ल्ड का मतलब हो गया सब चीजें, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ने जाओगे ना, तो बहुत इम्पॉसिबल है कि आप हर चीज को बहुत बारीकी में, बहुत माइन्यूटली, एक एक चीज को पूरी डिटेल में पढ़ सको। सो फॉर दैट, टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी, साइंस यूजेस मॉडल्स। अब इन कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए, जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको समझने के लिए हम साइंस में यूज करते हैं मॉडल्स का। दीज आर सिंप्लीफाइड वेज ऑफ लुकिंग एट रियल सिस्टम्स दैट फोकस only on what is important for the given question। अब यहाँ पर जो ये दिया गया है बेटा, ये देखो, दीज से लेके ये क्वेश्चन से, ये है आपकी मॉडल्स की डेफिनेशन। ठीक है, क्या है ये? मॉडल्स की डेफिनेशन, कि मॉडल्स आखिर होते क्या है। मॉडल्स कुछ नहीं होते हैं। मॉडल्स आपका जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपके पास है सामने, उसको सिंप्लीफाइड वे में पढ़ना। ठीक है, रियल टाइम में, कि आपको उसका, मान लो आपके पास आपके पास एक कॉम्प्लेक्स चीज मान के चलो कि आपके पास है हार्ट। ठीक, अब हार्ट के बारे में पढ़ना, आपने क्या करा, आपने हार्ट का मॉडल बना दिया और उसके बारे में हमने उस मॉडल से पढ़ लिया। तो वो क्या हो गया? वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया उस चीज का जो हमारे अंदर है। ठीक, और वो फोकस किस चीज पे करेगा? ओनली ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गिवन क्वेश्चन। जो गिवन क्वेश्चन है उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लो यहाँ पे हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? वर्किंग ऑफ द हार्ट। तो वर्किंग ऑफ द हार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये कॉम्प्लेक्स जो हमारा हार्ट हमारे अंदर है, जो हमने अपने निकाल के देखा नहीं है, उसको सिंपल में समझाने के लिए वी यूज मॉडल्स। अब देखो, इन फिजिक्स अ मूविंग कार में बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल पॉइंट। अब मान लो फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, फिजिक्स में क्या होता है, कोई मूविंग कार को आप कैसे ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हो।
While in chemistry, atoms and molecules are drawn as spheres and bonds. वहीं केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में आप ऐसे ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हो, है ना, ये रहा, ये इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे करके, है ना, ऐसे एक्सप्रेजेंट करते हो, या ये आप बॉन्ड शो कर देते हो. वहीं दूसरी तरफ बायोलॉजी में सेल्स आर शोन एज डायग्राम्स हाईलाइटिंग की पार्ट्स, एंड इन अर्थ साइंस द अर्थ में बी ट्रीटेड एज अ स्मूथ स्फीयर लेयर्ड विद डिस्टिंक्ट रीजन. और वहीं ऑन द अदर हैंड अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपने ये बनाया, इसके अंदर कुछ आपने ऐसे ऐसे बना दिया, तो इसको आप क्या करते हो, उसको आप पार्ट्स को बताते रहते हो कि ये है, ये है, ये है. ऑन द अदर हैंड अगर आप अर्थ साइंस पढ़ रहे हो तो क्या करोगे, आपने अर्थ बनाया और ये बता दिया इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये सब चीजें ऐसे ऐसे करके हम उसके ऊपर बता देते हैं. सो बिल्डिंग सच मॉडल्स involves making assumptions and deliberately ignoring certain details. जब हम ये वाले जो मॉडल्स हम बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो एक्यूरेट चीजें हैं हम वही चीजें मेंशन करते हैं, नहीं, हम कभी कभी कुछ चीजें अज्यूम करते हैं और कभी कभी हम बहुत सारे डिटेल्स को इग्नोर कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्टडिंग द मोशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एयर रेजिस्टेंस में बी निग्लेक्टेड टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे ये दिया गया है कि मान लो ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ से अब क्या है, सेब गिर रहा है बाई चांस नीचे, तो सेब को हमें पता है ना कि ग्रेविटी की वजह से सेब नीचे गिरेगा. अब इस ग्रेविटी वाले कंसेप्ट को पढ़ने के लिए जो एयर ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है, मतलब नीचे की तरफ से जो रोक लगा रही है एयर, हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ताकि हम ग्रेविटी वाले कंसेप्ट को पढ़ सके और समझ सके. सिमिलरली इन बायोलॉजी, when studying how the heart pumps blood, many individual cells are ignored so that the organ can be understood as a functioning system. Similarly, जैसे मैंने बताया था ना हार्ट की बात, पंपिंग ऑफ हार्ट, जब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ये हार्ट हो गया हमारा, ठीक है, ऐसा होता नहीं है लेकिन मैंने बना दिया. जब हम इसके बारे में बात करते हैं और इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ये पंप कैसे करता है ब्लड को, तो इसमें बहुत सारी जो सेल्स इन्वॉल्व होती है ना, हम उनको इग्नोर कर देते हैं ताकि हम हार्ट की जो फंक्शनिंग है, मेन चीज क्या है, हम फंक्शनिंग ऑफ हार्ट उसको ढंग से पढ़ सके. रिमेंबर दैट दीज चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक्स, दे आर डन ऑन पर्पस टू कीप थिंग्स सिंपल इनफ बट स्टिल अलाउ अस टू फाइंड आंसर्स टू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. तो अब जब हमने यहाँ पे हार्ट वाले में जो हमने सेल्स को इग्नोर किया, वो इग्नोर करना कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो एक्चुअल में वो चॉइस है जो हमने चॉइस मेड करी है, ताकि जो हमारा मेन कंसेप्ट है पंपिंग ऑफ हार्ट, हम उसको पढ़ सके. अगर उसमें बीच में हम सेल्स को भी ले आएंगे तो वो चीजों को पढ़ना, उस कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, हम केवल उसी पर्टिकुलर चीज के बारे में फोकस करते हैं. क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल है आपका क्रिकेट शॉट के बारे में. आई होप क्रिकेट के बारे में सभी को पता होगा, है ना, चौका मारते हैं, छक्का मारते हैं. तो छक्का अगर पता है तो ये वाला जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ये बहुत आसान है. सी, थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ 6. आप इमेजिन करो कि आपने क्या करा, आपने ये बैट से, क्या है, ये मेरा बैट हुआ और मैंने इससे एक बॉल मारी और ये गया हमारा छक्का, 6 पहुंच गया. यू वॉन्ट टू मेक अ सिंपल मॉडल. अब आपको इस चीज के ऊपर एक मॉडल बनाना है. वॉट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड एंड वॉट वुड यू इग्नोर. अब इस वाले मॉडल में आप कौन कौन सी डिटेल्स को इंक्लूड करोगे और कौन कौन सी डिटेल्स को आप इग्नोर करोगे. ठीक है, आपको क्या बताना है, आपने छक्का मारा है, उसके ऊपर आपको मॉडल बनाना है, तो आप कौन कौन से डिटेल्स इग्नोर करोगे और कौन कौन से डिटेल्स को आप ऐड करोगे. अब आंसर देखो, यहाँ क्या लिखा है, वी मस्ट आस्क विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट. तो सबसे पहला सवाल तो यही है भाई, छक्का क्या होता है, सिक्सर कब लगता है, कि जब बॉल जो है बाउंड्री के पार जाती है बिना नीचे टप्पा खाए. यही होता है ना 6. अगर टप्पा खा के बाउंड्री के पार जाएगी तो चौका हो जाता है. सो फॉर दिस things like the brand of the bat, the color of the ball, the amount of grass on the field will make no difference. अब ये जो हमारा छक्का मारने का प्रोसेस हुआ है, इसमें आपका बैट कौन से ब्रांड का था, या आपकी बॉल का कलर क्या था, या जमीन पे कितनी घास थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये तो आप मान के चलोगे ना कि कोई सी भी कंपनी की बॉल हो, छक्का मार दिया तो मार दिया, कंपनी की थोड़ी फर्क पड़ता है. On the other hand, the mass of the ball and the speed and direction in which it has been hit will be very important. लेकिन उस बॉल का वजन क्या था, ठीक है, उसका क्या डायरेक्शन था, किस डायरेक्शन में हमने उसको मारा है, उस पे कितनी जोर से हमने शॉट मारा है,
उस चीजों का फर्क पड़ेगा छक्का मारने में। नाउ air resistance, the spin of the ball and the stitching of the threads at the seam have smaller effect that can be ignored in a simple model. अब जो उस पे एयर रेजिस्टेंस लगा मतलब ऑपोजिट साइड से जो एयर ने दबाव डाला वो, या जो बॉल का स्पिन था, या इस बॉल पे जो स्टिचिंग हो रखी थी थ्रेड की, वो चीजें भी हम इग्नोर कर सकते हैं जब हम बहुत सिंपल मॉडल बना रहे हैं। बट एज वी बिल्ड मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स वी एड एक्स्ट्रा डिटेल्स फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी। लेकिन जब हम कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाएंगे तो हम हर एक चीज का बहुत ज्यादा डिटेल में ध्यान रखेंगे, फिर बहुत सी चीजें जो हमने एक सिंपल मॉडल में इग्नोर कर दी हैं उनको हम अपने साथ लेके चलेंगे। नाउ एक्टिविटी 1.1 से पहले इधर लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पर ना आपको एक पोस्टेज स्टैम्प दे रखा है, ये है मीट अ साइंटिस्ट। अब ये है मेघनाथ साहा, इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि ये कौन है। अब देखो सिंप्लीफाइंग द स्टार्स, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने पढ़ा स्टार्स को, ठीक है, कैसे पढ़ा वो बताती हूँ। साइंस ऑफन बिगिंस बाय इग्नोरिंग डिटेल्स। साइंस की शुरुआत कहाँ से होती है? साइंस की शुरुआत होती है जब आप कुछ डिटेल्स को इग्नोर कर देते हो। व्हेन फिजिसिस्ट मेघनाथ साहा स्टडीड द लाइट फ्रॉम स्टार्स, he did not try to model every atom, every reaction or every movement inside the star. जब मेघनाथ साहा ने जो स्टार्स की लाइट है उसको पढ़ने की कोशिश करी तो उन्होंने हर एक एटम को, हर एक रिएक्शन को, हर एक मूवमेंट को नहीं पढ़ा। उन्होंने क्या करा? इंस्टेड ही ट्रीटेड द मैटर इन द स्टार्स एज अ हॉट गैस। तो जो स्टार के अंदर जो मैटर है उन्होंने उसको क्या मान लिया कि वो एक हॉट गैस है। इग्नोर्ड मेनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, इसके अंदर के जो प्रोसेसेस थे उन्होंने उसको मतलब इग्नोर कर दिया। एंड फोकस्ड ओनली ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड हाउ एटम्स फॉर्म आयंस। और फोकस किस पे किया? केवल टेम्परेचर पे फोकस किया, प्रेशर पे फोकस किया और इस बात पे फोकस किया कि कैसे अंदर आयंस बन रहे हैं। दिस सिंप्लीफिकेशन अलाउड हिम टू एक्सप्लेन हाउ द कलर ऑफ स्टार्स इज डीपली कनेक्टेड टू देयर टेम्परेचर। और जितना उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को, इस मॉडल को सिंपल करा, उतनी ही आसानी से वो बता पाए कि कैसे जो स्टार्स का कलर है वो उसके टेम्परेचर से कनेक्टेड है। ठीक है, स्टार्स में जो कलर आता है वो उसके टेम्परेचर से कैसे कनेक्टेड होता है वो इसीलिए बता पाए क्योंकि उन्होंने अपना मॉडल बहुत सिंपल रखा और सारी जो इधर उधर की चीजें थी उन्होंने इग्नोर कर दी। नाउ अब इधर आते हैं, एक्टिविटी 1.1 लेट अस मॉडल। सपोज यू राइड अ बाइसिकल फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। मान लो कि आप बाइसिकल मतलब साइकिल चला के जा रहे हो अपने स्कूल से कहाँ? अपने घर पे। यू वॉन्ट टू मॉडल द टाइम इट टेक्स टू गो होम फ्रॉम स्कूल। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू मेजर, मतलब आपको मॉडल बनाना है टाइम टेकन का, कि आपको अपने घर जाने में, अपने स्कूल से अपने घर जाने में कितना टाइम लगेगा। What डिटेल्स वुड यू कीप? अब इस चीज को बनाने में, टाइम टेकन को बताने के लिए आप कौन कौन से डिटेल्स को रखोगे? What डिटेल्स वुड यू इग्नोर? कौन से डिटेल्स आप इग्नोर करोगे? एंड सजेस्ट व्हाई इग्नोरिंग सम डिटेल्स में एक्चुअली बी यूजफुल। और आप ये भी सजेस्ट करोगे कि क्यों आप अगर कुछ डिटेल्स छोड़ देते हो तो वो यूजफुल रहेगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब। As you explore science more deeply, you will notice that it uses language in a very careful and precise way. जैसे जैसे आप साइंस को एक्सप्लोर करोगे, जैसे जैसे आप साइंस के अंदर और डीप में जाते जाओगे, आप ये चीज नोटिस करोगे कि जो साइंस में हम लैंग्वेज यूज करते हैं ना, वो बहुत ही केयरफुली और बहुत प्रिसाइज वे में हम यूज करते हैं। मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। मेनी वर्ड्स दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ, जो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो हम हर रोज की जिंदगी में यूज करते हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, वर्क हो गया, सेल हो गया, रिएक्शन हो गया, इन वर्ड्स के साइंस में स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं। दीज वर्ड्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस। Now, these meanings are often very specific because scientific ideas must be communicated clearly and unambiguously. अब जो हम साइंस में जो भी टर्म्स यूज करते हैं उन सभी टर्म्स के जो मीनिंग्स होते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूजन क्रिएट करे, क्योंकि जो हमारे साइंटिफिक आइडियाज होते हैं वो हमें बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट करने हैं। नाउ टू अलाउ साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड टू डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो साइंटिस्ट है, अब जो साइंस है, साइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ पे अलग है तो कहीं और अलग नहीं। अब उनको अगर अपनी कोई ऑब्जर्वेशन को डिस्क्राइब करना है या कंपेयर रिजल्ट, कोई रिजल्ट कंपेयर करने हैं या कोई आइडियाज बनाने एक साथ,
साइंस यूजेस अ शेयर्ड लैंग्वेज ऑफ दी स्पेसिफिक टर्म्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स। साइंस को क्या यूज करना है? साइंस को स्पेसिफिक टर्म्स का यूज करना है, स्पेसिफिक सिंबल्स का यूज करना है और स्पेसिफिक यूनिट्स का यूज करना है। मतलब टर्म्स, सिंबल्स और यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सब क्या है? सेम रहेंगी। Quantities such as mass, velocity, force and electric current are represented by symbol like m, b, f and I, each associated with defined unit. अब यहाँ पर इस चीज का एग्जाम्पल दे दिया गया है कि मान लो कि अगर हम मास यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मास का सिंबल क्या है? मास का सिंबल क्या है? मास का सिंबल है m। तो ये m ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होगा। वेलोसिटी का v है तो ऑल ओवर v है, और फोर्स का f ऑल ओवर द वर्ल्ड f है। ठीक है, तो उनकी यूनिट्स, जो हम साइंटिफिक टर्म्स के साथ यूनिट्स लगाते हैं, वो सारी की सारी सेम होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो किसी भी साइंटिफिक थ्योरी में। नाउ टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज, साइंस ऑफन टर्न्स टू मैथमेटिक्स टू अलाउ रिलेशनशिप्स बिटवीन क्वांटिटीज टू बी एक्सप्रेस्ड क्लियरली एंड टेस्टेड केयरफुली। अब साइंस में आपको मैथमेटिक्स भी मिलेगा, मैथमेटिक्स भी अब आप मान के चलो साइंस में जो मैथमेटिक्स है दैट इज इक्वल्स टू लैंग्वेज। साइंस को बताने का तरीका ही मैथमेटिक्स है। क्यों? क्योंकि वो दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप्स बता देता है। मैथमेटिक्स के थ्रू आप दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेस कर सकते हो, और उनका जो रिलेशनशिप है वो टेस्ट भी किया जा सकता है। दिस कैन समटाइम्स फील challenging, but it is important to remember that mathematics in science is not meant to be a hurdle. ठीक है, हर्डल मतलब रुकावट नहीं है। आप साइंस में अगर मैथ्स का यूज कर रहे हो तो वो कोई रुकावट नहीं है, बल्कि क्या है? इंस्टेड इट इज अ लैंग्वेज दैट हेल्प अस थिंक मोर क्लियरली अबाउट द वर्ल्ड। मैथमेटिक्स जो हम साइंस में यूज करते हैं वो साइंस में एक लैंग्वेज का काम करती है, जिससे कि हम चीजों को और अच्छे से समझ सके। एन इक्वेशन इज नॉट जस्ट अ कैलकुलेशन टूल। जो हम इक्वेशन यूज करते हैं ना, जैसे हम यूज करते हैं 2h प्लस ओ इज इक्वल्स 2h2o करके, तो ये कुछ कैलकुलेशन टूल नहीं है, बल्कि क्या है? ये एक कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट है अबाउट हाउ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड। ये क्या है? ये कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट है जिससे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करके हम पानी बना सकते हैं, कि कुछ चीजें, सर्टेन थिंग आपस में रिलेटेड कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग क्वांटिटीज such as distance, time and velocity allow us to answer questions about where an object will be at a later moment. तो मान लो कि आप अगर डिस्टेंस पढ़ रहे हो, टाइम पढ़ रहे हो, वेलोसिटी पढ़ रहे हो, इनकी अगर कोई इक्वेशन आती है तो क्या होता है? उससे हमें ये पता चल जाता है कि थोड़े टाइम बाद कोई ऑब्जेक्ट किस जगह पे होगा। ठीक है, वेयर इट विल बी आफ्टर फ्यू मोमेंट्स। इन द सेम वे, mathematical expressions are used to describe rates of chemical reactions, pattern of population growth और changes in every energy within a system। तो mathematical जो expressions होते हैं, जैसे मैंने बताया ना 2h plus o is equals to h2 वाला, इस तरीके के जो reactions होते हैं, chemical reactions होते हैं, वो हमें patterns of वो बताता चलता है, हमें rate of chemical reactions बताते हैं, population growth का pattern बताते हैं, या अगर किसी भी चीज में एनर्जी चेंज होती है विद इन अ सिस्टम, तो वो चीजें भी हमें वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हम यूज करते हैं वो ही बताते हैं। लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशन। मतलब आप साइंस में जो मैथ्स का यूज करते हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इक्वेशंस को रटोगे। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट क्वांटिटीज एंड देन यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप टू रीजन केयरफुली। इसका मतलब ये होता है, मतलब आपको रटना नहीं होता है, आपको पहले ये समझना होगा, आपको सिचुएशन समझनी होगी, फिर आपको जो रेलेवेंट क्वांटिटीज है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप बतानी होगी। ठीक है, रीजन केयरफुली, उसके बाद आप रीजन करोगे उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। नाउ इन दिस वे मैथमेटिक्स बिकम्स अ पावरफुल लैंग्वेज फॉर थिंकिंग, नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर्स। तो इसीलिए मैंने बोला कि साइंस में मैथमेटिक्स क्या हो जाती है? एक पावरफुल लैंग्वेज हो जाती है जिसके थ्रू हम लोग क्या, हम सोच पाते हैं, हम न्यूमेरिकल आंसर्स नहीं निकाल पाते हैं, हमें सोचना होता है कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। नाउ इफ यू फोकस फर्स्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड द क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड, इक्वेशंस विल बिगिन टू फील लेस लाइक ऑब्स्टिकल्स एंड मोर लाइक हेल्पफुल गाइड इन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंस। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं, यूजुअली क्या होता है जब हम लोग पता है इक्वेशंस रट रहे होते हैं ना,
तो हमें ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें इक्वेशन रटना बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आप दो क्वांटिटीज को समझ लोगे, दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन समझ लोगे, तो उसके बाद क्या होगा कि आप जब दो क्वांटिटीज का रिलेशन समझ लोगे ना कि दो क्वांटिटीज ऐड होके क्या बना रही हैं, तो फिर इक्वेशन जो है वो कोई ऑब्स्टिकल नहीं लगेगा, बल्कि एक हेल्पफुल गाइड लगेगा। आपको एक गाइड की तरह फीलिंग होगी जिस टाइम पे आप इक्वेशंस के साथ ये मान के ना दोस्ती कर लोगे। ठीक है, चलो अब इधर आता है, इधर की साइड आ जाओ। आप कुछ लिखा हुआ है, व्हाई इज द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी। अब एक क्वेश्चन है, हमें ये तो पता है कि सी होता है, ठीक है। अब लेकिन स्पीड ऑफ लाइट का जो टर्म होता है जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है सी, लेकिन क्यों? अब यहाँ पढ़ते हैं, चलो। Scientific symbols often come from history and are based on international agreements, not necessarily abbreviation of convenience. तो जो साइंटिफिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो साइंटिफिक सिंबल्स होते हैं वो एक्चुअली हमें हिस्ट्री से मिले। हिस्ट्री इन द सेंस बहुत पुरानी कोई चीजें होती हैं, उनके बिहाफ पर कुछ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हुए होते हैं, उनके बिहाफ पर ये जो सिंबल्स होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार हम किसी चीज का एब्रीविएशन कर दें और तभी हमें सिंबल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ लाइट इज यूजुअली डिनोटेड विद द सिंबल सी। हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं सी से, सिंस इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलेरेटस इन मीनिंग स्पीड। ठीक है, तो जो ये वाला वर्ड है स्पीड को सेलेरेटस कहते हैं हम लोग लैटिन में, उससे आया है आपका ये सी। टुडे द स्पीड ऑफ लाइट इज वन ऑफ द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स डिफाइंड टू बी एग्जैक्टली 299792458 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या है? ये आपका स्पीड ऑफ लाइट है, जिसे हम क्या कहते हैं वो आप मुझे बताओगे। बताओ बताओ, कहते ना 3 इंटू समथिंग समथिंग समथिंग। बताओ कमेंट में जल्दी से क्या बोलते हैं उसको, ढूंढो फटाफट से और ढूंढ के फिर कमेंट में लिखो कि क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अब कुछ अच्छी सी चीज पढ़ते हैं। रेडी टू गो बियॉन्ड एयरप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन। इमेजिन करो आप प्लेन में हो और नीचे से प्लेन का जो फ्यूल है वो गलती से कम भर गया है, तो ऊपर हवा में क्या होगा? अब यही एक इंसिडेंट इसमें दिखाया गया है, देखो। इन अ वेल नोन इंसिडेंट अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट रैन आउट ऑफ फ्यूल मिड फ्लाइट ड्यू टू मिक्स अप इन यूनिट्स। अब क्या हुआ कि कुछ कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है, फ्यूल भरते टाइम। इंस्टेड, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कभी कभी क्या होता है, हम लोग तो वेट को केजी में यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग पाउंड्स में भी यूज करते हैं। अब दोनों ही क्या है? दोनों ही वेट मेजरमेंट की यूनिट्स हैं। तो क्या हुआ, एक बार फ्यूल भरते हुए इन्हीं यूनिट्स के बीच में कंफ्यूजन हो गया, जिसकी वजह से एक जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट था वो बीच हवा में क्या हो गया, उसका फ्यूल खत्म हो गया। अब ये देखो, द फ्लाइट नीडेड 22,300 kg फ्यूल इन टोटल। एक फ्लाइट को 22,300 kg, ठीक है, केजी फ्यूल चाहिए था। बट द ग्राउंड क्रू मिस कैलकुलेटेड द फ्यूल रिक्वायर्ड। अब जो ग्राउंड पे जो क्रू था उसने क्या करा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग केजी उन्होंने ना मिस कैलकुलेशन कर ली। उन्होंने क्या करा, सिंस दे यूज द डेंसिटी ऑफ फ्यूल इन पाउंड्स पर लीटर रेदर देन किलोग्राम्स पर लीटर, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस चीज को पाउंड्स पर लीटर में कर दिया, जबकि करना क्या था, किलोग्राम पर लीटर में करना था। The aircraft was about 15,000 liters short of fuel. अब इमेजिन करो, मतलब 15,000 लीटर फ्यूल कम पड़ गया। Luckily, could glide to an emergency landing which damaged the aircraft though there were no casualties. तो उसको क्या करा, उसको इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दो एयरक्राफ्ट में थोड़ा सा डैमेज हुआ, बट मतलब अच्छा रहा कि कोई कैजुअलिटीज नहीं रही। पाउंड्स एंड किलोग्राम्स आर वेरी डिफरेंट। ठीक, पाउंड्स और किलोग्राम में दोनों में फर्क होता है। यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स एवरीवेयर अवॉइड्स कन्वर्जन एंड एरर। और यही रीजन है कि हम लोग हर जगह क्या है, हम लोग हर जगह एसआई यूनिट्स को यूज करते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी एरर ना हो, ये सारे इंसिडेंट्स ना हो, इसीलिए हम लोगों ने एसआई यूनिट्स को डेवलप किया है। ठीक है, अब चलते हैं एक और टॉपिक पे, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि वाई इज किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर, कि क्यों हम हर जगह केजी का यूज करते हैं। व्हेन वी बाय राइस और वेजिटेबल्स वी एक्सपेक्ट अ किलोग्राम टू मीन द सेम अमाउंट एवरीवेयर। मतलब जब हम कभी ये क्या कहते हैं, चावल खरीदते हैं या सब्जी खरीदते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम केजी बोल रहे हैं ना, 1 किलो चावल इज इक्वल्स टू 1 किलो सब्जी, ऐसा होता होगा।
इमेजिन द कंफ्यूजन इफ वी यूज डिफरेंट वेट्स एवरीवेयर। अब इमेजिन करो कि आप हर जगह, मतलब चावल का 1 किलो अलग है, दाल का 1 किलो अलग है, सब्जी का 1 किलो अलग है, उसके जो बाट होते हैं ना, वेट्स होते हैं, वो हर जगह अगर अलग अलग होंगे तो कैसा होगा। Thankfully, measurements are based on agreed international standards, not local objects or opinions. तो थैंक किस चीज में किसका थैंक यू बोलो, बोलो उन लोगों का जिन्होंने एसआई यूनिट्स को डेवलप किया, कि आपकी लोकल में आप क्या करते हो वो चीज वैल्यू नहीं करते, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों ने इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स को डेवलप किया है, जो वेट एसआई यूनिट ने डिजाइन किया है, हम उसी को फॉलो करते हैं। Standard units allow scientific results to be compared and ensure fairness in daily life and trends. अब जो हम लोग एसआई यूनिट्स यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स, उससे क्या होता है, उससे हमारी ट्रेड्स हो गई या डेली लाइफ हो गई, उसमें फेयरनेस रहती है। चलो अब आगे चलते हैं। एज ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड, measurements refined and ideas tested through experiments, we can organize our understanding of the world in a systematic way. अब क्या होता है, जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, मेजरमेंट्स को अपनी बहुत रिफाइन करते हैं, हमारे आइडियाज को हम टेस्ट करते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम चीजों को क्या करते हैं, एक रिफाइंड, एक सिस्टमैटिक वे में हम लोग क्या करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। इन द सेकेंडरी स्टेज यू विल कम अक्रॉस टर्म्स सच एज लॉज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। अब 9th क्लास में आप क्या पढ़ोगे कि लॉज क्या होते हैं, थ्योरीज क्या होती हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। टर्म्स दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस, ये ऐसे टर्म्स हैं जिनका साइंस में एक स्पेसिफिक मतलब होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लॉ की डेफिनेशन दी गई है। अ लॉ यूजुअली डिस्क्राइब्स अ रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन नेचर, ऑफन एक्सप्रेस यूजिंग वर्ड्स और मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स। लॉ क्या है, लॉ इज समथिंग जिसमें हम लोग एक रेगुलर पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और उसमें हम उसको यूज करते हैं, किससे, हम उसे मैथमेटिकल टर्म से, अपने मैथमेटिकल रिलेशनशिप से हम उसको बताते हैं, उसको कहते हैं लॉ। जैसे मान लो, अब एग्जाम्पल दिया गया, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द जर्क फेल्ट व्हेन अ बस स्टॉप सडनली। अब जो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, वो क्या एक्सप्लेन करता है कि जब बस चलती है, तो उस टाइम पे हमें एकदम से झटका क्यों लगता है, ठीक है, अगर ब्रेक लगता है तो उस टाइम पे हम कैसे आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं, तो वो वाली चीजों को जो एक्सप्लेन करता है वो है आपका न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड आपका है थ्योरी। थ्योरी का मतलब क्या है, अ थ्योरी गोज अ स्टेप फर्दर एंड प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दोज पैटर्न्स अकर, यूजुअली बेस्ड ऑन एविडेंस गैदर्ड ओवर टाइम एंड अवेलेबल एट दैट टाइम। अब लॉ तो होता है कि लॉ, मान लो लॉ हो गया हमारा पैटर्न, हमारा जो पैटर्न था कि बस में आगे धक्का लगता है, पीछे धक्का लगता है, ये हो गया हमारा लॉ, ये पैटर्न है, ठीक है। अब थ्योरी क्या है, थ्योरी इससे एक कदम आगे है, वो इसका एक्सप्लेनेशन बताएगी कि क्यों आप आगे जाते हो और क्यों आप पीछे जाते हो। इसके लिए वो क्या करेगी, इसके लिए वो एविडेंस को गैदर करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पहली बार में नहीं, बार बार चीजों को गैदर करती रहेगी कि ये पैटर्न्स क्यों हो रहे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन देगी, वो चीज होती है हमारी थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। जैसे एटॉमिक थ्योरी है, वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब थर्ड आता है आपका प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड आइडियाज दैट हेल्प अस मेक सेंस इन अ गिवन सिचुएशन, ठीक है। अब कोई गिवन सिचुएशन में आपका कोई ब्रॉड आइडियाज हैं जो आपको किसी सिचुएशन में आपको, मतलब दैट मेक समथिंग सेंस। जैसे मान लो कि आप जब सीढ़ियां चलते हो, ठीक है, आप जब सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपको क्या होता है, आपका सांस फूलता है, ठीक है, वो एक ब्रॉड आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, ठीक है, ये वाला जो आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जब आप सीढ़ियां चलते हो ऊपर की तरफ, तो वो है आपका प्रिंसिपल। नाउ आगे चलते हैं हम। डू रिमेंबर दैट इन साइंस अ थ्योरी डज नॉट मीन अ गेस और एन अनटेस्टेड आइडिया। एक चीज मान के चलना, साइंस में कभी भी कोई भी चीज तुक्का नहीं होती है, कोई भी चीज अजम्पशन पे वर्क नहीं करती है। जब चीजें एक्सपेरिमेंट हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तभी वो थ्योरी, तभी वो प्रिंसिपल, तभी वो इक्वेशन बनता है, ठीक है। These ideas are always open to improvement। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज आज बन गई है तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बेटा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर चीज में होती है, इवन इंसान में भी होती है।
एंड ऑफन चेंज एज अ न्यू एविडेंस बिकम अवेलेबल। अब इस चीज को हमने मान लो आज कुछ प्रूव कर दिया, कल को कुछ और चीज आ जाए, एविडेंस आ जाए इसके बिहाफ पर, और हमें इसको चेंज करना पड़े तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गया, नहीं, ठीक है। दिस इज अ की फीचर ऑफ साइंस दैट मेक्स इट रिलायबल। और यही एक फीचर जो है साइंस का, वो उसको रिलायबल बनाता है कि आप जो है चीजों को रीजन लेके आओ, प्रूफ लेके आओ, और प्रूफ लाने के बाद आप क्या करो, आप चीजों को बदल दो, ठीक है। डे बाय डे हर चीजें चेंज हो सकती है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ ऑफ साइंस इज इट एबिलिटी टू मेक प्रेडिक्शंस, ठीक है। साइंस की सबसे जो रिमार्केबल स्ट्रेंथ है वो है प्रिडिक्शन बनाना। When laws, theories and models are well established, they allow us to anticipate what will happen under new or different conditions before we can perform an experiment, and in many cases even if we cannot perform an experiment. जब कोई लॉ, ठीक है, जब कोई लॉ बन जाता है, ठीक है, या कोई थ्योरी स्टैब्लिश हो जाती है, तो इससे क्या होता है, हमें जब हम ये चीजें, हम लोगों ने क्या होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लॉ बनाते हैं, ठीक। तो क्या होता है, जब हम इसमें कुछ चीज कर रहे होते हैं, जब ये चीज प्रूव हो गई तो हमें ये चीज पता चल जाती है, हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि अगर हमने कोई चीज चेंज करी, कि कोई डिफरेंट कंडीशन में अगर हमने इसको डाल दिया तो क्या होगा। और ये चीजें एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही हम लोग प्रूव कर पाते हैं, हम लोग को पता चल जाता है। मान लो जैसे अगर बलून है, ठीक है, बलून में हमने हवा भर दी, अगर हम और हवा भरेंगे या कुछ और हवा भरेंगे तो क्या होगा, फट तो नहीं जाएगा, ऊपर तो नहीं उड़ जाएगा, वो हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। ओके, यूजिंग आइडियाज अबाउट मोशन वी कैन प्रिडिक्ट हाउ फार अ किक्ड फुटबॉल विल ट्रैवल। मतलब हमें मोशन का पता चल गया, ठीक है, कि हमने अगर किक करेंगे तो क्या होगा, फुटबॉल दूर चली जाएगी। अब इसी मोशन के बारे में जान के हम आगे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम फुटबॉल को कितना दूर पहुंचाएंगे। यूजिंग नॉलेज ऑफ केमिकल रिएक्शंस वी कैन एस्टिमेट how much carbon dioxide will be produced or how soft a baked bread would be, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस का जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं, उससे हम लोग ये प्रूव कर पाते हैं बिना किसी एक्सपेरिमेंट के कि अगर हम कुछ करेंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, या अगर हम केक बना रहे हैं और उसमें हमने बेकिंग सोडा डाल दिया तो कितना सॉफ्ट केक बनेगा वो। नाउ using biological principles we can predict how one's breathing would change while running. अब बायोलॉजिकल हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ते हैं, ठीक, तो उसे पढ़ने के बाद हम लोग एटलीस्ट ये तो समझ पाते हैं कि अगर हम धीरे चल रहे हैं तो हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, और अगर हम भाग के जाएंगे तो हमारी ब्रीदिंग हाई हो जाएगी, तेज तेज होने लग जाएगी। हम भागे नहीं है, लेकिन हमने क्या करा, हमने उसे प्रिडिक्ट कर लिया पहले। नाउ रिमेंबर that these predictions are not guesses, they are reasoned expectations based on evidence and careful thinking. अब जो हम ये predictions करते हैं, ये कोई मतलब गेस नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक्चुअली में reasoned, मतलब इनके पीछे एक रीजन है। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद ही हम इन predictions पे पहुंच पाते हैं। When predictions match observation, confidence in the underlying science grows. But even more important, when they do not, scientists re-examine their assumptions, models or measurements. In this way, prediction is a powerful tool that drives further exploration and deeper understanding of the world. ठीक है, तो अब क्या होता है, हमारे प्रिडिक्शन से, हमारे ऑब्जर्वेशन से जो साइंस है उसके अंदर क्या है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि अच्छा इसे करके ऐसे होता है तो हो सकता है इसको करके ऐसे हो जाए। तो इससे क्या होता है, डिफरेंट मॉडल्स बढ़ते हैं, डिफरेंट हम एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हैं। तो इसीलिए जो प्रिडिक्शन है वो बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे एक्सप्लोरेशन के लिए। चलो एग्जाम्पल 1.2, हाउ डू वी चेक प्रिडिक्शन। अब हम अपने प्रिडिक्शन को चेक कैसे करते हैं, उसका एग्जाम्पल है, देखो। वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड मेघना इट विल रेन दिस आफ्टरनून बिकॉज द क्लाउड्स लुक डार्क। अब वर्षा ने अपनी दोस्त को बोला कि बहुत ही ज्यादा काले घने बादल हो रखे हैं, तो हो सकता है कि आज बारिश हो। Think of some questions Meghna could ask Varsha to make this prediction scientifically testable. अब कुछ ऐसे क्वेश्चन सोचो कि मेघना ना वर्षा से पूछे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि जो ये वर्षा ने प्रेडिक्शन किया है कि आज बारिश होगी, वो एक्चुअल में साइंटिफिकली प्रूवन हो। अब गुड क्वेश्चंस कौन से होंगे, देखो। गुड साइंटिफिक क्वेश्चंस विल लुक फॉर मेजरेबल एविडेंस एंड पास्ट पैटर्न्स। पहले बात क्या होगा कि पास्ट के पैटर्न्स को देखा जाएगा। Questions with simple yes or no answers are usually not so useful.
अब इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं जो उसका आंसर केवल हाँ और ना हो। अब मेघना क्या पूछ सकती है? मेघना कुड आस्क वर्षा क्वेश्चंस लाइक, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ अ स्काई व्हेन इट रेन्ड लास्ट टाइम, कि आसमान की कंडीशन क्या थी जब लास्ट टाइम बारिश हुई तो आसमान कैसा था। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकती है, व्हाट इज द ह्यूमिडिटी टुडे, मतलब आज जो उमस है, ह्यूमिडिटी है, वो कैसी है। वॉज इट अबाव 80% द लास्ट टाइम इट रेन, क्या जब लास्ट टाइम बारिश हुई थी ह्यूमिडिटी 80% से ऊपर थी। वॉट इज टूडेज विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, आज की विंड की स्पीड क्या है और डायरेक्शन क्या है। इज द टेम्परेचर ड्रॉपिंग लाइक इट डिड बिफोर द रिसेंट रेन, क्या जो टेम्परेचर है वो एकदम से ड्रॉप हो रहा है जैसे लास्ट टाइम जब रेन हुई थी तब ड्रॉप हुआ था। So question like these are asked about measurable data and past patterns which go beyond mere cloud look dark. तो जो ये वाले जो क्वेश्चंस है जो वर्षा पूछ सकती है, ठीक है, मेघना पूछ सकती है वर्षा से, ये क्वेश्चन एक्चुअली साइंटिफिक क्वेश्चंस है। इंस्टेड ऑफ सेइंग के आज काले घने बादल है तो बारिश हो सकती है, नहीं, हमने क्या करे, हमने ये साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछे। नाउ रेडी टू गो बियॉन्ड, Why do weather forecast sometimes go wrong? अब देखो, कभी कभी आपने देखा होगा गूगल दिखाएगा बारिश होएगी, वेदर वाले दिखाएंगे बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं होती है। तो कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि जो वेदर फोरकास्ट होती है वो गलत साबित होती है। देखो, वेदर डिपेंड्स ऑन मेनी चेंजिंग फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जो वेदर है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो कि चेंजिंग होते हैं, एकदम स्टैगनेंट नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, हवा है, इनके ऊपर हमारी वेदर जो है वो डिपेंड करती है। नाउ वेदर फोरकास्ट यूज मेजरमेंट्स एंड मॉडल्स बट वेरी टाइनी डिफरेंसेस इन कंडीशंस कैन ग्रो ओवर टाइम एंड लीड टू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। अब जो वेदर फोरकास्ट होते हैं ना वो मॉडल्स का यूज करते हैं, मेजरमेंट्स का यूज करते हैं, लेकिन उसमें जरा सा भी फर्क क्या जाए, मतलब अगर टेम्परेचर में जरा फर्क हुआ या प्रेशर में जरा फर्क हुआ तो हो सकता है कि वो जो कैलकुलेशंस हुई है उससे एकदम अलग हो जाए। This is why forecasts are usually reliable for a few hours or even a few days, but less certain further into future. इसीलिए जो forecast होती है ना वो या तो कुछ घंटे के लिए वैल्यूएबल होती है या कुछ दिनों के लिए। आपने देखा होगा कि कुछ जैसे आजकल तो मोबाइल में भी मैसेज आ जाता है कि बहुत तेज रफ्तार से हवा चलेगी, है ना। तो ऐसे वाली जो फोरकास्ट होती है वो कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए ही की जाती है। ऐसा नहीं कि आप आज से 1 महीने बाद का आप वेदर प्रेडिक्ट कर दो, वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जरा सा भी अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ या हवा चेंज हुई तो एकदम से क्या होगा, फोरकास्ट भी चेंज हो जाएगा। नाउ even the most successful scientific theories have limits and may fail when new conditions are explored or when measurements become more precise. कभी कभी क्या होता है, जो बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिफिक थ्योरीज होती है ना उनकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं और इवन वो भी फेल हो सकती हैं। कब, जब उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता है, बहुत डीप में जाके उनको एक्सप्लोर किया जाता है, तो एक से एक थ्योरी भी आप उसको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। सच फेलियर्स आर नॉट वीकनेस ऑफ साइंस, जो ये फेलियर्स है ना ये साइंस का वीकनेस नहीं है, बल्कि इनफैक्ट दे आर इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, बल्कि वो उसका ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। क्योंकि मैंने कहा ना गुंजाइश रहती है हर चीज में, बेहतरी की गुंजाइश रह सकती है। अगर ये जो हम लोग स्ट्रक हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। When predictions do not match observations, scientists do not reject idea based on opinion or belief, but only on evidence. अगर प्रिडिक्शन जो है हमारी ऑब्जर्वेशन के साथ मैच नहीं होता है तो साइंटिस्ट आइडियाज को रिजेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, कि उनका ओपिनियन क्या है या उनकी बिलीफ है, बट किस चीज पे, जो उनके पास एविडेंस होता है। आपका ओपिनियन, आपका बिलीफ साइंस में कोई वैल्यू नहीं रखता है। क्या वैल्यू रखता है, एविडेंस, ठीक है, एविडेंस के बेसिस पे हमारी साइंस चलती है। नो साइंटिफिक थ्योरी इज एवर फाइनल एंड नन इज बियॉन्ड क्वेश्चन। आज तक जितनी थ्योरीज आई हैं, ठीक है, कोई भी थ्योरी पत्थर की लकीर नहीं है कि इसके बाद कोई गुंजाइश है ही नहीं सही होने की। हर जो चीजें हैं वो सही हो सकती है, उसमें गुंजाइश है उसको आगे बेहतर बनाने की। नाउ दिस ओपननेस is being corrected by nature itself is what has allowed science to help us in understanding the world we live in. अब क्या है, इवन जो ये ओपननेस है, जो साइंस मतलब कहते हैं ना साइंस के दरवाजे खुले हैं कि आओ तुम चैलेंज करो थ्योरीज को,
ये कहाँ से आया है? ये आया है नेचर से, ठीक है। उसी ने अलाउ किया है। क्या नेचर जैसे अनप्रिडिक्टेबल होता है ना, वैसे ही हमारी साइंस भी अनप्रिडिक्टेबल है। चलो अब यहाँ पर एक और देखो, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, चेकिंग वायरल क्लेम्स ऑन सोशल मीडिया, इज ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग एक्लिप्स। कैसा बोलते हैं ना कि जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो उस टाइम खाना नहीं खाना चाहिए। इवन मेरे तो घर में मम्मी क्या करती थी, तुलसी का पत्ता जो है वो फ्रिज में रख देती थी ताकि जो खाना है वो खराब ना हो, और उस टाइम पे खाना खाना तो बिल्कुल मना ही था। चलो अब देखते हैं इसके पीछे आखिर रीजन क्या है। सो अ कॉमनली सर्कुलेटेड क्लेम इज दैट फूड शुड नॉट बी ईटन ड्यूरिंग एक्लिप्स बिकॉज इट बिकम्स हार्मफुल। ऐसा बोला जाता है कि हमें चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हार्मफुल हो जाता है। डिसप्रूफ कम्स फ्रॉम आस्किंग सिंपल साइंटिफिक क्वेश्चंस। अब आप इस चीज को मना कैसे कर सकते हो, इसके अगेंस्ट आपका क्या वर्डिक्ट रह सकता है? देखो, एन एक्लिप्स इज जस्ट द प्ले ऑफ शैडोज। एक्लिप्स क्या है? कुछ नहीं है, शैडो ही तो है, परछाई तो है वो। वॉट फिजिकल चेंज अकर्स ड्यूरिंग एक्लिप्स? ऐसा क्या फिजिकल चेंज होता है एक्लिप्स के टाइम कि हम खाना नहीं खा सकते? डज टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंटली? क्या टेम्परेचर में इतना चेंज आ जाता है? डज फूड गो बैड इफ इट इज लेफ्ट इन द शेडो? या क्या खाना अगर परछाई में रख दिया जाए तो खाना खराब हो जाएगा? यू विल कंक्लूड दैट नो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म सपोर्ट सच क्लेम। और जब आप ये सारे क्वेश्चन पूछोगे ना अपने आप से, तब आपको पता चलेगा कि ना तो कोई फिजिकल इसका एविडेंस है, ना केमिकल, ना बायोलॉजिकल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक्लिप्स हो रखा है तो आप खाना नहीं खा पाओगे, क्योंकि उसका साइंटिफिकली कोई भी रीजन आज तक हम लोगों को नहीं मिला है। बट ये चला आ रहा है, सब चला आ रहा है, सब बोलते रहते हैं तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बट साइंस पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन करना सीखो। चलो, as you continue your journey through science in grade 9th and 10th, you will gradually develop habits of thinking that are usual far beyond classroom. जैसे जैसे आप 9th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, तो आपके अंदर चेंजेस आएंगे कि आपके अंदर एक हैबिट आएगी कि आप क्लासरूम के बाहर भी सोचना चालू करोगे। A helpful strategy is to first understand the situation being studied, then identify the quantities that matters, and finally make a rough estimate to check whether an answer make a sense. तो अब क्या होगा? आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मैटर को, एक रफ एस्टिमेट बताना पड़ेगा। उसके बाद आप इस चीज पे आओगे कि क्या जो आपने आंसर बनाया है, बताया है, वो सही है या नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यूज आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी, स्पेशली इन अर्ली स्टेजेस ऑफ रीजनिंग। अब जब आप शुरू में पढ़ोगे ना तो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी, और एग्जैक्ट वैल्यूज आनी भी नहीं चाहिए। अगर आप सोच रहे हो, चीजों को क्वेश्चन कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिले। ऑफन एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज इनफ। कभी कभी अप्रोक्स मतलब उसके आसपास का जो रिजल्ट आ रहा है वो ही इनफ होता है टू टेल अस वेदर रिजल्ट इज रीजनेबल और इम्पॉसिबल। वो ये बताने के लिए कि जो रिजल्ट आया है वो रीजनेबल है या इम्पॉसिबल है। लर्निंग टू एस्टिमेट हेल्प अस बिल्ड इंट्यूजन्स, detect errors and develop confidence in your thinking. Science values careful reasoning perhaps much more than accurate calculation. अब यही सब चीजें जो है, ठीक है, एस्टिमेट आपको इंट्यूजन बनाएगा, आपको अपना गलतियां डिटेक्ट करने में और आपका जो सोचने का कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप करेगा। साइंस में रीजनिंग की वैल्यू ज्यादा है इंस्टेड ऑफ क्या, एक्यूरेट कैलकुलेशन की। चलो अब एक और एग्जाम्पल देखो। How much rice would feed a family for 4 for a month? मतलब कितने चावल आपको चाहिए कि आप एक 4 मेंबर की फैमिली को फीड कर सको एक महीने तक। अब इसका रफ एस्टिमेट बनाना है। अब इसका कोई एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसका रफ एस्टिमेट बना सकते हैं। टू मेक अ रफ एस्टिमेट अज्यूम दैट ऑल देयर कैलोरी नीड कम फ्रॉम राइस अलोन। मान लो कि अब हमने क्या करना है, हमने क्या लिया, हमने कैलोरी ले ली कि एक फैमिली में सारी जितनी कैलोरीज है वो केवल राइस से आती है। एन एवरेज अडल्ट नीड्स अबाउट 2000 to 2500 किलो कैलोरीज पर डे। अब एक एवरेज अडल्ट को 2000 से 2500 के बीच में कैलोरीज चाहिए होती है पर डे। नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी कैलोरीज 100 ग्राम्स ऑफ अनकुक्ड राइस प्रोवाइड। अब आप ये निकालोगे कि 100 ग्राम जो अनकुक्ड है, बिना पका हुआ चावल है, वो कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करता है when cooked, and use this to estimate the daily requirement for the family। कि जब उसे पकाया जाता है, 100 ग्राम चावल को जब पकाया जाता है तो वो कितनी किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। The aim is not to get an exact number, but to check whether the answer makes sense, as 100 gram for a month is clearly too little, while a few tons is far too much। अब ये जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो उसमें से हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर आ भी नहीं सकता है। अब हम ये क्या चेक कर रहे हैं, हम केवल अज्यूम कर रहे हैं
कि जो 100 ग्राम होगा वो बहुत कम है, और अगर हम टन की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. Such estimations help connect science to everyday questions about food and resources and shows why approximate reasoning is important scientific skills. अब यही सारे जो कैलकुलेशंस होते हैं यही हमें बताते हैं कि क्यों हमें जो रीजनिंग है, अप्रोक्सीमेट वाली जो रीजनिंग है वो इम्पॉर्टेंट है जब आप अपनी कोई साइंटिफिक स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं. अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, देखो. एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीथ इन अ डे. मतलब बताओ कि तुम कितना पूरे दिन में कितनी लीटर्स ऑफ एयर को ब्रीथ करते हो. नाउ स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मेनी ब्रेथ्स यू टेक पर मिनट. पहले क्या करोगे कि आप ये देखोगे कि आप एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हो. एंड द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेथ, कि अब आपने एक ब्रेथ की आपकी वॉल्यूम क्या है. योर एम इज नॉट टू फाइंड एन एग्जैक्ट आंसर बट अ रीजनेबल एस्टिमेट. अब आप एग्जैक्ट आंसर नहीं फाइंड करोगे, आप क्या करोगे, आप एक रफ एस्टिमेट मतलब अप्रोक्सीमेट जो एस्टिमेट है वो फाइंड आउट करोगे. अब इसका आंसर देखो. एट रेस्ट वी टेक अबाउट 12 to 15 ब्रेथ्स अ मिनट. जब हम बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे होते हैं तो हम 12 से 15 बार ब्रीथ करते हैं. एंड देयर आर 60 into 24 is equals to 1440 मिनट्स इन अ डे. ठीक है. अब क्या है, एक दिन में कितने हैं, 1440 मिनट्स होते हैं. सो वी रफली टेक 18 to 22,000 ब्रीथ्स एंड अबाउट 20,000 ब्रीथ्स अ डे. तो रफली क्या होता है हमारा, मान लिया हमने कि 18 से 22,000 या ये मान के चलो 20,000 के आसपास हम सांस लेते हैं. वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन वन ब्रेथ. अब हमें ये तो पता चल गया कि हम कितनी बार ब्रीथ लेते हैं, अब हमें वॉल्यूम पता करना है. So one way to estimate this is to think that it takes about 4 से 5 breath to fill a typical rubber party balloon, which when inflated has a volume of about 2 liters. एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो पार्टी बलून होता है ना, पार्टी में जो हम बलून होते हैं उसे हम 4 से 5 फूंक मार के भर देते हैं, और उस बलून का जो वॉल्यूम होता है वो 2 लीटर होता है. सो वन ब्रेथ इज परहैप्स 0.5 लीटर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ब्रीथ जो है हमारा उसका वॉल्यूम कितना है, 0.5 लीटर वॉल्यूम है. हैंस वी ब्रीथ इन 10,000 लीटर्स ऑफ एयर अ डे. इसका मतलब क्या हुआ कि हम 10,000 लीटर्स ऑफ एयर को हम ब्रीथ करते हैं. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. चलो, नाउ इट इज हार्ड टू सी इफ दिस एस्टिमेट इज रीजनेबल और नॉट. But if we go back to our balloon example, one could blow up a balloon in about 20 seconds. So maybe we could fill 3 balloons in a minute. अब जो हम कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा क्या है, ये हम एक रीजनिंग कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो आप मेजर नहीं कर सकते हो, तो ये हमारा चल रहा है. हम अब यहाँ पर बोला गया कि मान लो कि कोई एक इंसान जो है वो एक बलून 20 सेकेंड में फुला पाता है, तो एक मिनट में वो कितने बलून फुला पाएगा, 3. अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 balloons per minute into 2 liters per balloon into 1440 minutes per day, जिसका आंसर क्या होगा, इट गिव्स अबाउट 8640 लीटर. इतना लीटर, which for estimation purpose is reasonably close to our earlier estimate of 10,000 liters. Naturally, we would get extremely tired very quickly after blowing balloons non-stop, unlike normal restful breathing. अब इसी चक्कर में जो हमने अभी ऊपर 10,000 लीटर ऑफ एयर यहाँ पे जो हमने निकाला था ना, वो ऑलमोस्ट कहाँ, इसके नियर बाय आ गया. अगर कोई इंसान लगातार बलून को फुलाता रहेगा तो वो बहुत थक जाएगा. इसीलिए क्या करता है, वो धीरे 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 थोड़ा नॉर्मल और रेस्टफुल ब्रीदिंग को फॉलो करता है. आया यहाँ तक समझ में सभी को. चलो अब आगे चलते हैं हम लोग. आफ्टर ग्रेड 10, इफ यू डिसाइड टू स्टडी साइंस, it will be divided into branches like physics, chemistry and biology and earth science, and even in grade 9 and 10 the chapters you will have will focus on some of these area. अगर 10th के बाद आप साइंस पढ़ना चाहोगे तो आपको जो साइंस है वो डिवाइड हो जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में. इवन 9 और 10 में भी आपके चैप्टर्स जो हैं वो इन्हीं जो पार्ट्स हैं आपके, इन पर फोकस करते हैं. वी हैव हाईलाइटेड some of the exciting things you may learn about in the next level up boxes. However, do remember that the natural world does not have any such boundaries. These divisions are made by us to only help organize knowledge. They are not independent of each other. अब वो ये बोल रहे हैं कि हमने क्या कर रखा है, हमने ना बॉक्सेस में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर रखा है. बट ये मान के चलो कि जो ये डिविजन्स है ना,
फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या बायो है, या अर्थ साइंस है, ये डिवीजन जो है केवल हमारी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए है। ये सारी चीजें आपस में अलग अलग नहीं है बल्कि इंटरकनेक्टेड है। नाउ मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स टुडे सच एज अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, डेवलपिंग मेडिसिन और डिजाइनिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज रिक्वायर आइडियाज फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स टुगेदर। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे अगर आपको क्लाइमेट चेंज पढ़ना है या मेडिसिन का डेवलपमेंट पढ़ना है, ये में कभी भी आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे जाके नहीं पढ़ सकते हो, आपको बहुत सारे फील्ड्स को कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा। साइंस ऑल्सो कनेक्ट्स नेचुरली विद मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड सोशल साइंस। साइंस केवल साइंस नहीं है बल्कि वो मैथमेटिक्स को भी, टेक्नोलॉजी को भी, आर्ट को भी, सोशल साइंस को भी, हर चीज को कंबाइन करके चलती है। नाउ टू मेक सेंस of the world fully, we need to connect multiple ways of knowing and expressing ideas and enriching each other. और अगर हमें अपने वर्ल्ड को जानना है, अपनी चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को जानना है, तो हमें सारी चीज़ों को आपस में इंटरकनेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ओके अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले पार्ट पे। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होने को आ रहा है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है बट कोई नहीं, आई होप आपको समझ में आया होगा। Finally, as we have mentioned in every textbook, science is not just collection of facts, equation और experiment। जैसा कि हमने बताया है कि साइंस का मतलब केवल फैक्ट्स कलेक्ट करना नहीं है, इक्वेशंस बनाना नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स बनाना नहीं है। इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी शेप्ड बाय क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड केयरफुल क्वेश्चनिंग। साइंस क्या है? साइंस हम इंसानों की ना एक्टिविटी है जो हमारी क्यूरियोसिटी से, हमारी क्रिएटिविटी से, हमारे कोलैबोरेशन से, हमारी क्वेश्चनिंग से जनरेट होती है। इट ग्रोज एज पीपल आस्क क्वेश्चन, टेस्ट आइडियाज एंड शेयर रिजल्ट एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक। और ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कैसे? जब लोग आपस में क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने आइडियाज को टेस्ट करते हैं, अपने रिजल्ट्स शेयर करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हमारी साइंस जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। साइंस डेवलप्स ओवर टाइम through the work of many individuals across different cultures and generations। अब साइंस जो है वो स्टैगनेंट नहीं है, वो हर रोज बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई साइंटिस्ट, कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ काम कर रहा है, साइंस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इवन इफ यू डू नॉट चूज टू स्टडी साइंस बियॉन्ड ग्रेड 8, साइंटिफिक थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन वट एवर यू डू। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप क्लास 10th के बाद साइंस अगर नहीं भी लेते हो, लेकिन फिर भी जो आपके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग है ना, वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी जगह पे चले जाओ। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी दैट सराउंड्स यू एंड हेल्प यू इवेलुएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड यू लिव इन। साइंटिफिक थिंकिंग क्यों ज़रूरी है? उससे आपको टेक्नोलॉजीज का पता चलेगा, आपको आपके आसपास जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है उनको पता चलेगा, आप कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। आप क्वेश्चन कर पाओगे चीज़ों को लेके। एज यू बिगिन दिस स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, साइंस इनवाइट्स यू नॉट ओनली टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड बट ऑल्सो टू लर्न हाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। अब जैसे जैसे आप इस बुक में आगे बढ़ते जा रहे हो, तो साइंस आपको इन्वाइट कर रहा है कि आओ, केवल वर्ल्ड के बारे में पढ़ो मत, बल्कि पढ़ो कि कैसे, क्यों, every try to reason it out. Now embark on your journey of discovery, looking carefully through the magnifying glass of evidence and guided by the compass of curiosity। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपनी जर्नी। किससे? आप अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से आप एविडेंस को ढूंढो, बारीक बारीक चीज़ों को, माइन्यूट चीज़ों को, एक एक चीज़ों को देखो और जस्ट लाइक अ कंपस अपनी जर्नी को क्या करो, अपनी जर्नी को गाइडेड रखो, भटको मत। आप जो चीज़ कर रहे हो उसकी माइन्यूट डिटेल्स देखो और जिस चीज़ में आप फोकस हो एज अ कंपस, ठीक है, उस चीज़ को फोकस रखो। हैप्पी एक्सप्लोरिंग, ठीक है, एक्सप्लोर करने में खुश रहो, ठीक है, मज़े लो, इंजॉय करो। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा चैप्टर हो गया है, बट स्टिल आई होप आप एंजॉय कर रहे हो। एंड वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग लाइक दिस ओनली। कोई भी अगर सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और पढ़ते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो। जब मेरे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझ पे अपना ट्रस्ट बनाने के लिए।
मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय.